नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। 8 जनवरी स्वर्गीय मधु लिमय की 30वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार कुरबान अली ने हस्तक्षेप.com पर एक लेख लिखा है। तो आइए देखते हैं कि क्या लिखते हैं कुरबान अली। मधु लिमय एक पक्के राष्ट्र प्रेमी और सच्चे देशभक्त थे। मधु लिमय के प्रति मेरे मन में यह श्रद्धा उनकी भारतीय राष्ट्र को अवधारणा और उसके बचाए रखने के उनके अथक प्रयासों के वास्तविक अर्थों को लेकर है। 1993 में लिखे गए लेख में मधु लिमय ने लिखा कि सदियों से भारतीयों में मजबूत और स्थायी राज्य की स्थापना द्वारा राष्ट्रीय एकता के महान आदर्श को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने की प्रवृत्ति का भाव रहा है। राज्य का एकीकृत राजनीति समाज के विचार को भली भांति समझा ही नहीं गया। भारतीयों की सोच का दायरा परिवार, जाति, उपजाति, गांव या स्थानीयता से आगे बढ़ले ही बढ़ा और इसी कारण 2500 वर्षों से ज्ञात इतिहास में 500 वर्षों को छोड़कर बाकी समय भारत हमेशा आपस में लड़ने भिड़ने वाले बड़े, मध्यम और छोटे राज्यों में विभाजित रहा। मधु लिमय लिखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार राष्ट्रीय एकता की चेतना पैदा की और विदेशी साम्राज्यवादी नौकरशाही ढांचे को हटाकर जनता की इच्छा से चलने वाले राज्य से उसे प्रतिस्थापित किया। वे आगे लिखते हैं कि आधुनिक भारतीय राज्य अपने जन्म से ही अव्यवस्था और अराजक शक्तियों से घिरा रहा। देश विभाजन के समय की स्थिति और 500 से अधिक देशी रियासतों ने ब्रिटिश सत्ता के हटते ही प्रभु सत्ता संपन्न बनने के जो सपने देखने शुरू कर दिए थे, इससे भारत राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा पैदा हो गया था। लेकिन महात्मा गांधी की नैतिक शक्ति और देश भर में फैले कांग्रेस संगठन के जाल के कारण अराजकता की शक्तियों पर काबू पाया जा सका और एक प्रशासनिक तंत्र वाला लोकतांत्रिक संवैधानिक ढांचा तैयार किया गया। अंत में मधु लिमय ने लिखा कि और यही विरासत को खत्म किया जा रहा है। उनका यही दर्द हमें उनकी राष्ट्रवादिता और देश प्रेम के प्रति उनके नजरिए को सोचने पर मजबूर कर देता है। कुरबान अली लिखते हैं कि मधु लिमय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से की थी, पर इसीलिए मधु लिमय की सोच पर राष्ट्रीय आंदोलन की गहरी छाप थी। पुणे के साने गुरु जी के प्रभाव के कारण सांप्रदायिक राजनीति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से वे शुरू से ही सहमत नहीं थे। इसीलिए अपने जीवन के अंतिम दिनों तक वे इसके खिलाफ जिहाद छड़े रहे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की घटना और उसके बाद मुंबई में हुए बम विस्फोटों के बाद मधु लिमय ने एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था राष्ट्रीयता के दुश्मन संकीर्ण व बिकाऊ हिंदू और धर्मांध मुसलमान। इस लेख में उन्होंने लिखा था कि संघ परिवार और 5 एकताओं वाले हिंदू राष्ट्र के आदर्श का प्रचार करता है, जो मुख्यतः जातीय, धार्मिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई हैं। पर वह कभी हिंदुओं को देश से प्रेम करने वाला जिम्मेदार नागरिक नहीं बना पाया। यह केवल उनमें मुसलमान विरोधी भावनाओं को भड़काने में कामयाब रहा है। MS गोलवलकर की किताब वी आर आवर नेशन हुड डिफाइंड को उद्धृत करते हुए मधु लिमय ने लिखा है कि देश के गैर हिंदुओं के बारे में उनकी राय थी कि वे विदेशी बनकर रहना बंद करें, अन्यथा उन्हें इस देश में हिंदू जाति के पूर्णतः अधीन होकर रहना होगा। हम प्राचीन राष्ट्र हैं और हमें इस देश में रहने वाली विदेशी जातियों से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि सभी प्राचीन राष्ट्र करते हैं। इस लेख में मधु लिमय ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने की घटना, उसके बाद बम्बई विस्फोट की कड़ियों को मिलाते हुए लिखा कि दाऊद इब्राहिम ने अपराध जगत के अपने अंतरंग साथियों से कहा था कि इसका बदला लेने के लिए कुछ किया जाना चाहिए और तभी देश के पश्चिमी समुद्र तट पर 7000 किलोग्राम आग गैस उतारा गया, जिसे बाद में बम्बई धमाकों में इस्तेमाल किया गया। मधु लिमय लिखते हैं कि जो लोग समुद्र के रास्ते विस्फोटक सामग्री लाए थे वे पाकिस्तानी मुसलमान नहीं बल्कि भारतीय मुसलमान ही थे, पर उनके काम कितने अनुचित और बुरे थे। उन्हें प्रेरणा बाबरी मस्जिद के विध्वंस और उसके बाद हुए दंगों से ही मिली थी और वे धर्मांध हो गए थे। पर मधु लिमय ने सवाल किया है कि उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए जिन्होंने इस सामग्री को उतारने, जमा करने, कस्टम चौकियों से पार कराने और बम्बई तक ले जाने में मदद की। वे लिखते हैं कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोग हिंदू हैं, विभिन्न जातियों के हैं। मधु लिमय ने सवाल किया है कि क्या इन लोगों के लिए शुद्ध लालच और स्वार्थ पूर्ति के अलावा क्या प्रेरणा थी। अपने 50 वर्ष से भी अधिक लंबे सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन में मधु लिमय ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों को मजबूती से पकड़ा रखा और उनसे कभी कोई समझौता नहीं किया और बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय व्यक्त करते रहे। कुरबान अली लिखते हैं कि मधु लिमय मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत के खिलाफ थे और उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक मुस्लिम राजनीति की मुखालफत की, लेकिन वे भारत विभाजन के लिए मुस्लिम लीग के साथ साथ कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी दोषी मानते थे और उनका एक विश्वास था कि यदि 1937 में हुए प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव में उत्तर प्रदेश में चौधरी खलीकुज्जमा को कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री चुन लेती तो पाकिस्तान की नींव और देश विभाजन के बीच नहीं पड़ते। अपनी 3 खंडों
वाली पुस्तक महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू ए हिस्टोरिकल पार्टनरशिप में मधु लिमई ने राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की राजनीति और उसमें ब्रिटिश हुकूमत की चालबाजियों का विस्तृत विश्लेषण किया है और देश विभाजन के पूर्व की राजनीति की व्यापक समीक्षा की गई है, जो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बाइबल का काम करेगी। कुरवानी लिखते हैं कि अपने नेता और कॉमरेड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरह मधु लिमई भी 1948 में समाजवादियों के कांग्रेस छोड़ने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन जब जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस छोड़ने का निश्चय कर लिया तो वे भी डॉक्टर लोहिया के साथ कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाते हुए जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका अदा की और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सरकार की क्या नीति हो, इस पर संसद में और संसद के बाहर जन आंदोलन करके तथा अखबारों में लेख लिखकर अपनी राय व्यक्त की। बहुत कम लोगों को मालूम है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मधु लिमई को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनसे सलाह मशवरा करती थीं और पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति ब्रेजनेव अपनी भारत यात्रा के दौरान किसी गैर सरकारी व्यक्ति से अगर मिले तो ये श्रेय भी मधु लिमई को ही जाता है। कुरवान अली लिखते हैं कि मेरी कई बार उनसे समाजवादियों के गैर कांग्रेसवाद की राजनीति और उसके चलते संघ परिवार और उसकी राजनीतिक शाखा, पहले भारतीय जनसंघ और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में भागीदारी दिलाने पर बातचीत हुई। इसे वे निरंकुश कांग्रेसी सरकार को सत्ता से हटाने की एक रणनीति बताते थे, पर संघ परिवार की खतरनाक राजनीति को उन्होंने कभी अनदेखा नहीं किया और बार बार वे संघ परिवार की इस राजनीति और दोहरी सदस्यता के सवालों को उठाते रहे और इसी कारण कुछ लोग उन्हें जनता पार्टी के तोड़क के रूप में देखते हैं। जनता पार्टी शासन के दौरान अलीगढ़ और जमशेदपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। मधु लिमई ने सत्ताधारी पार्टी का सदस्य और महासचिव होने के बावजूद दंगों में शामिल अपने दल के सदस्यों की कड़ी निंदा की और जब उन्हें लगा कि संघ परिवार की राजनीति का मुकाबला वे जनता पार्टी में रहकर नहीं कर पाएंगे तो फिर उन्होंने जनता पार्टी के टूटने को ऐतिहासिक आवश्यकता बताया और जनता पार्टी सेक्युलर का गठन किया, जिसकी नीति वही थी जो पूर्व संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की थी। लेकिन अफसोस के साथ लिखना पड़ता है कि जिन लोगों को मधु लिमई ने आगे बढ़ाया, बाद में वही लोग उनकी नीयत पर शुभा करने लगे। इन सारी बातों से खिन्न होकर अपने गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए 1982 में मधु लिमई ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और दिल्ली स्थित वेस्टर्न कोर्ट के एक छोटे से कमरे में रहकर लिखने पढ़ने का काम शुरू किया। अखबार और पत्रिकाओं में नियमित लेख लिखने के अलावा उन्होंने 1.5 दर्जन से भी अधिक बड़ी किताबें लिखीं और प्रायः उनकी हर किताब में राष्ट्र से जूझने वाली समस्याओं और उसके निराकरण का विषय स्थायी होता था। 1985 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पंजाब और असम जैसी विषम समस्याओं के साथ साथ शाहबानो प्रकरण ने भी तूल पकड़ा और इस एक प्रकरण ने पूरे देश की राजनीति को झकझोर दिया। मधु लिमई इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आलोचक थे। उनका मानना था कि किसी मुसलमान महिला को गुजारा भत्ता देने का फैसला करते समय किसी न्यायाधीश को यह हक हासिल नहीं हो जाता कि वह पवित्र कुरान के बारे में कोई टीका टिप्पणी करे, पर इसके साथ ही वे राजीव गांधी सरकार द्वारा मुसलमान महिलाओं से संबंधित विधेयक पास कराए जाने के भी विरोधी थे। उनका मानना था कि देश में समान नागरिक कानून बनाए जाने की पहल होनी चाहिए, पर इस पहल को किसी धर्म या समुदाय पर थोपा नहीं जाना चाहिए, बल्कि माहौल बनाने का प्रयास होना चाहिए कि सभी धर्मों और समुदायों की ओर से समान नागरिक कानून बनाए जाने की मांग की जाए। मधु लिमई संवैधानिक मामलों के मर्मज्ञ थे और उन्हें भारतीय संविधान का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। कुरवान अली आगे लिखते हैं कि मुझे जैसा अदना पत्रकार रिपोर्टिंग के दौरान जब कभी संवैधानिक मामलों में फंसता था, सीधे मधु जी को टेलीफोन करता था और उसकी हर समस्या का समाधान मधु लिमई से 5 मिनट टेलीफोन पर बात करने से ही हो जाता था। मधु लिमई पत्रकारों के लिए किस प्रकार ट्रेनिंग कॉलेज का काम करते थे और किस प्रकार उन्हें जानकारी देते थे, उसके लिए उदाहरण के तौर पर एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। घटना मार्च अप्रैल 1992 की है। उस समय मैं हिंदी संडे ऑब्जर्वर में काम करता था और राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव होने वाले थे। इन चुनावों में कई राजनीतिक दल ऐसे लोगों को राज्यों से चुनवा कर भेज रहे थे जहां कि वे मूल निवासी नहीं थे। कुरवान अली लिखते हैं कि मुझे इस विषय पर रिपोर्ट लिखनी थी और यह उजागर करना था कि वामपंथी दलों को छोड़कर तमाम बड़े राजनीतिक दल यह अनैतिक काम कैसे करने जा रहे हैं। वो लिखते हैं कि मैं सीधा मधु जी के पास पहुंचा, इस विषय पर उनकी राय जाननी चाहिए। मैंने उन्हें यह भी याद दिलाया कि 1978 में कांग्रेस पार्टी के प्रणब मुखर्जी के गुजरात से राज्यसभा में चुने जाने पर जनता पार्टी के लोगों ने कितना हंगामा किया था। इस पर मधु लिमई का जवाब था कि किसी व्यक्ति का दूसरे राज्य से राज्यसभा में जाना न केवल अनैतिक है बल्कि गैर कानूनी भी है, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर मतदाता बनने की एक प्रक्रिया होती है और यह हलफनामा दिया जाता है कि वह अब दूसरे राज्य का निवासी नहीं रहा। लेकिन आमतौर पर चोर दरवाजे से राज्यसभा में जाने वाले लोग इस प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं करते और किसी भी मुख्यमंत्री के मार्फत पता देकर मतदाता बन जाते हैं और राज्यसभा में घुस जाते हैं।
मधु लिमई ने अगले दिन मुझे अपने साथ संसद की लाइब्रेरी चलने का हुक्म दिया। वे तिपहिया स्कूटर में बैठकर खराब स्वास्थ्य के बावजूद संसद भवन पहुंचे और मुझे एक स्थान पर बैठाकर 1952 से 1992 तक राज्यसभा सदस्य रहे लोगों का जीवन परिचय दिखाने लगे और कहा कि पूरी सूची तैयार करो, इनमें से कौन कौन अपने मूल राज्य से ना होकर दूसरे राज्य से राज्यसभा का सदस्य बना। कुरबान अली लिखते हैं कि मुझे देखकर हैरत हुई कि आज के मौजूदा राजनेताओं में कई ऐसे लोग हैं जो संविधान की मूल भावना को ठेंगा दिखाते हुए कई बार भिन्न भिन्न राज्यों से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। श्री लिमई ने बताया कि इस अपराध से भारत की कोई पार्टी मुक्त नहीं है। कुरबान अली याद करते हैं कि मधु लिमई को अंतिम बार भाषण देते हुए उन्होंने जनवरी 1990 में देखा था। अवसर था दिसंबर 1989 के लोकसभा और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा और उसी के अंतर्गत आने वाली अयोध्या विधान सीट पर भाकपा के मित्र सेन यादव और जनता दल के जयशंकर पांडे का चुना जाना। हिंदुस्तानी बिरादरी नामक एक संगठन की ओर से इन दोनों लोगों को इसलिए सम्मानित किया गया था कि ये दोनों लोग उस स्थान पर सांप्रदायिक शक्तियों को चुनावों में मात देकर विजयी हुए थे जिसे सांप्रदायिक शक्तियां अपना सबसे बड़ा घर मानती थीं। इस अवसर पर भाषण करते हुए मधु लिमई ने कहा था कि सांप्रदायिक शक्तियों के इरादों को नेस्तनाबूद करके ही देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखा जा सकता है। उन्होंने अपने इसी भाषण में संघ परिवार से सवाल किया कि वह अन्य राजनीतिक दलों पर मुसलमानों का तुष्टीकरण करने का आरोप लगाता है, क्या इसकी एक भी मिसाल उसके पास है? मधु लिमई के शब्दों में ही क्या संघ परिवार बता सकता है कि मुसलमानों का कहाँ तुष्टीकरण हुआ है? क्या वे सामाजिक रूप से ऊपर उठ गए हैं? क्या शैक्षणिक रूप से ऊपर उठ गए हैं? या आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गए हैं? और यदि ऐसा नहीं है तो फिर यह झूठा ढिंढोरा पीटना बंद करना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट संसद में पेश हो जाने के बाद जब आधिकारिक रूप से उस बात की पुष्टि हो जाती है कि जो मधु लिमई कह रहे थे वैसा ही था। आशा है आपको कुरबान अली का ये लेख पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस पर अपनी राय भी दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा ताकि अगला जब वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी सूचना पहुंच सके। धन्यवाद।